हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपका चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है हमारा सिंधु सभ्यता। हेलो प्रमोद, मोहम्मद साहिब, हेलो हेलो, आ जाओ जल्दी से आओ। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इस सभ्यता के बारे में अगर बात करी जाए कि आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर प्राचीन सभ्यताओं की सभ्यता आखिर चीज़ होती क्या है, सभ्यता के बारे में, सभ्यता कहते किसे हैं। तो सबसे पहले जब इतिहास बना था तो इतिहास में क्या हुआ था, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में सबसे पहला भाग जो आता है प्राग ऐतिहासिक काल आता है। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जहां से कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता, यानी कि वो पत्थरों का काल होता है या आदि मानवों का काल होता है, तो वहां से कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। जहां से एक आता है आपका आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल का एक पार्ट है आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का मतलब है जब मनुष्य आदि मानव एक तरीके से सभ्य व्यक्ति, सभ्यता होता क्या है, सभ्यता का मतलब होता है जब व्यक्ति को रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज का एक ढंग आ जाता है, वही क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। तो यहाँ पर अगर उस टाइम की बात करी जाए कि प्राचीन इतिहास में बात करी जाए तो उस टाइम पर 4 सभ्यता बहुत ज़्यादा फेमस थी, जो कि पहली सभ्यता जो कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी आ जाती है आपकी मिस्र की सभ्यता। तीसरा है आपकी भारत की सभ्यता और चौथा है आपका चीन की सभ्यता। अगर बात करी जाए सभ्यता की तो पूरे विश्व में ये 3-4 सभ्यता बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, प्रमोद कुमार फ्रेंड रिक्वेस्ट देखता है, हैंड रेस करा है, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ प्रमोद कुमार बताइए। आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ हेलो, आवाज़ कट कट के आ रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम दिख कर रहा होगा, वहां पर परेशानी। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो ये उसके, अगर किसी को आवाज नहीं आती है तो वो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहाँ से मतलब एक तरीके से आप ध्यान रखो कि ऐसे एरिया में चले जाओ, ऊपर टेरिस पे चले जाओ जहाँ से आपका नेटवर्क की बात है कि वहाँ पर आपका सिग्नल दिखा रहा होगा, तो कम से कम 3 सिग्नल आने चाहिए, तब ये वीडियो को आपका मतलब एक तरीके से आवाज़ भी बिल्कुल साफ आएगी। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, ये जो 4 सभ्यता है, सभ्यता जितनी भी सभ्यता थी किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, बात करी जाए कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता तो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका सबसे ज्यादा फेमस यही क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया। और जितनी भी सभ्यता थी किसी ना किसी नदी के किनारे थी। तो जो ये मेसोपोटामिया थी ये किस नदी के किनारे थी, आपका दजला एवं फरात। ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सभ्यता थी। बात आती है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता आपकी नील नदी के किनारे थी। ठीक है, भारत की सभ्यता, भारत की जो सभ्यता है उसी के नाम पर, जिस नदी के किनारे थी उसी के नाम पर रखा गया है। आपको पता ही चल गया होगा किस नदी के किनारे थी, आपकी सिंधु नदी के किनारे थी। और बात आ जाए चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो आपका हांगो नदी के किनारे थी। ये नदी मतलब सबसे ज्यादा भजन सिंह की फ्रेंड मतलब हैंड रेस है, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। दोबारा करिए, आपकी कट चुका है यहाँ से। तो ये 4 सभ्यता में से सिर्फ सबसे ज्यादा फेमस जो है, हमें सिर्फ अपने भारत की सभ्यता पढ़नी है क्योंकि हमारे में से भारत का इतिहास आता है। तो भारत का इतिहास की सभ्यता जो है उसका नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी की घाटियों में
स्थित थी सारे के सारे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसको सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसको कस्य कालीन युग भी कहा जाता है। कस्य कालीन युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु खोजी थी तांबा खोजी थी, ठीक है। और इसमें अभी आगे चल करके हम बताएंगे कि एक जगह से मूर्ति मिली थी कांसे की, इसलिए इसे कस्य कालीन युग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में अगर स्टार्ट करें कि सिंधु सभ्यता के बारे में इसका अतीत क्या है, इसके बारे में पता कैसे चला सर्वप्रथम, क्योंकि यह सभ्यता किसी ने देखी नहीं थी। ये सभ्यता एक आधारभूत पर तैयार किया गया एक लेखा जोखा था। इस सभ्यता को किसी ने देखा नहीं था, इसलिए इसके बारे में हर किसी इतिहासकार ने अलग अलग मत दिया है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर इसके टाइम पीरियड की बात करी जाए तो हर किसी इतिहासकार ने टाइम पीरियड दिया है। जैसे कि आपको मैंने नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे एक इतिहासकार थे विलर इतिहासकार ने इसको 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व यानी कि 1500 ईसा पूर्व माना गया है। ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर ये होता है, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है वो आपका ईसा पूर्व कहलाता है यानी कि बीसी कहलाता है, और जो कि आपका ईसा मसीह के बाद का जन्म है वो आपका ईसवी कहलाता है, जिसे एडी से हम डोनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर एक आ जाते हैं आपके बीए स्मिथ। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको अलग अलग टाइम पीरियड दिया है कि इस टाइम पर थी, इस टाइम पर थी, लेकिन हमारा जो सबसे फेमस जो टाइम बताया गया है वो आपका 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये जो टाइम बताया है ये सर्वमान्य है, क्योंकि जितने भी इतिहासकारों ने बताया एक अनुमान के आधार पर बताया, लेकिन जो ये टाइम पीरियड है आपके डीपी अग्रवाल के नेतृत्व में एक साइंटिस्ट थे विलियर्ड फ्रेक लिब्बी ने एक साइंस के आधार पर ये टाइम पीरियड दिया है। उन्होंने किस के कारण दिया है, तो एक खोज थी आपका रेडियो कार्बन C14। रेडियो कार्बन C14 एक पद्धति है जिसके आधार पर किसी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बात करी जाए कि अगर रेडियो कार्बन क्या है, तो ये एक साइंस का एक पद्धति होती है, एक प्रणाली होती है जिसमें किसी भी चीज की आयु ज्ञात कर सकते हैं। आयु का मतलब है किसी भी निर्जीव की वस्तु की या सजीव वस्तु की हम आयु ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हर निर्जीव या सजीव जितनी भी वस्तुएं होती हैं हर किसी के अंदर कार्बन होता है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर सी कार्बन पद्धति से इस तिथि को दिया है। किसने दिया है? विलियर्ड फ्रेक लिब्बी ने, और इसके आधार पर इनको सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसलिए जो सर्वमान्य तिथि मानी जाती है वो आपकी 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। और आपका किसी की भी आयु ज्ञात करना है तो दो प्रकार से आयु ज्ञात होती है। पहला रेडियो कार्बन, दूसरा है आपका यूरेनियम डेटिंग पद्धति। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है आपका, ये 50,000 साल से कम की आयु ज्ञात करने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं, और 50,000 से साल से अधिक की आयु ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका पृथ्वी है, पृथ्वी 50,000 साल से पुरानी है, इसलिए उसमें किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। सूर्य है, सूर्य की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हो आप? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। लेकिन ये जो सभ्यता थी ये 50,000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का क्या करा गया है? प्रयोग किया गया है। इसलिए सर्वमान्य तिथि जो मानी गई है आपका 2350 से 1750 है। हर बुकों में ये अलग अलग मिलता है। जैसा आप लूसेंट वगैरह लोगे तो उसमें 2500 से लेकर 1750, हर किसी इतिहासकार ने अलग अलग डेट दे रखी है। इसलिए इसको ये नहीं है कि मैं ये आप कहो कि ये वाली डेट है, हमने कुछ और पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है। हर किसी इतिहासकार की अलग अलग डेट है। बात आ जाए सिंधु सभ्यता के बारे में, सर्वप्रथम किसने बताया? तो 1826 की बात है। 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा नगर के बारे में, एक टीले के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें ये बताया था कि सबसे पहला
चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या करा कि सर्वप्रथम एक हड़प्पा टीले के बारे में दावा करा था कि सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि कोई नगर था यहाँ पर, और इसके बारे में जो साक्ष्य मिलने बताए थे सर्वप्रथम तो चार्ल्स मेसन ने बताए थे। उसके बारे में जब इन्हें 1826 के इसके बारे में पता, फिर आगे चल करके 1842 में इन्होंने एक पत्रिका बनाई, उस पत्रिका के बारे में हड़प्पा के बारे में इन्होंने दर्शाया था। फिर इसके बाद में 1853, अभी आपको अंकित सर ने ट्रेन के बारे में बताया था कि सर्वप्रथम भारत में ट्रेन किसने चलवाई और क्यों चलवाई और कहां से कहां तक चली। तो 1853 हम ट्रेन के बारे में बात करते हैं। 1853 से 1856 तक भारत में रेल की पटरियों का काम बहुत तेजी से बढ़ा। तो 1856 की बात है कि 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछ रही थी, ठीक है। उस रेलवे लाइन को बिछाने का ठेका किसे दिया था? तो आपका जॉन्स एवं विलियम, ये दो भाई थे जिसे बटन बंधु या बुट्ट बंधु के नाम से जाना जाता है। इनको ये ठेका दिया लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का। जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तभी इन्हें क्या मिली? एक दीवार मिली। उस दीवार की ईंटों को, मतलब पटरी बिछाने के लिए उन ईंटों का प्रयोग इन्होंने करा, और यहीं से इन्होंने जिस ईंटों का प्रयोग करा वो हड़प्पा के टीले की ईंटें थी। यहीं से इन्होंने एक तरीके से दावा करा कि यहाँ पर कोई ना कोई एक तरीके से नगर है। इसी के दावे के आधार पर एक अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक मतलब उस टाइम के एक तरीके से साइंटिस्ट या इतिहासकार थे जिन्होंने इस पर रिसर्च करी, और उन्होंने उसी को आगे चलकर जो आपके कनिंघम हैं वो भारत के पुरातत्व विभाग के क्या बनते हैं? डायरेक्टर बनते हैं, निर्देशक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका अतीत के बारे में पता चलता है। यहाँ के बाद में बात आ जाए तो सर्वप्रथम आपका जो खोज करी गई थी इस नगर की वो आपका 1921 ईस्वी में राय दयाराम साहनी ने, ठीक है। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। इन्होंने सर्वप्रथम पहले नगर की खोज करी थी, और पहला नगर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। जो नगर ये पहला नगर खोजा गया था इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहला खोजा गया नगर आपका हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सिंधु सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था। तो सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी नगर थे किसी न किसी नदी के किनारे थे। नदी के किनारे का मतलब क्या था? क्योंकि उस टाइम पे परिवहन वगैरह का साधन उपलब्ध नहीं था, तो नदी के माध्यम से एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए नदी का माध्यम अपनाते थे। इसके बाद में अपना जो कृषि वगैरह थी वो भी पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए नदी के पानी को ही कृषि के लिए प्रयोग करते थे। इसके बाद में भी पीने के योग्य, मतलब हर चीज़ में पानी का काम था, इसलिए इन्होंने अपने जो नगरों को बसाया किसी न किसी नदी के किनारे बसाया। तो ये जो सबसे पहला खोजा गया नगर आपका हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर था। रावी नदी के बाएं तट पर खोजा कब था? आपका 1921 में, और ये वर्तमान में आपके पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। इस मोंटगोमरी जिले का नाम कभी कभी साहिबाल आ जाता है कि वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो साहिबाल है, ठीक है। जो कि हड़प्पा नगर अगर यहां से बात करी जाए तो उस टाइम पर जो था भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं था, तो यहाँ से ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत इतने हिस्से में, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कितने देशों में मिलते हैं वर्तमान में? तो आपके 3 देशों में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं आपके भारत में, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में, और तीसरे नंबर पे आपके अफगानिस्तान में। यहाँ 3 देशों में इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। ये सभ्यता के साक्ष्य किस आकार में फैले हुए थे? ये सभ्यता के साक्ष्य आपके त्रिभुजा आकार में फैले हुए थे। त्रिभुजा आकार में किस प्रकार फैले हुए थे? अगर उत्तर की बात कर ली जाए तो उत्तर में आपका था मांडा, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे था? आपका चिनाब नदी के किनारे। कभी कभी नाम इसका अखनूर आ जाता है कि किस जिले में, अगर जम्मू कश्मीर में भी किस जगह में था तो अखनूर जिले में था।
यहाँ पर आ जाए, पूरब की बात करी जाए तो पूरब में ये क्षेत्र इस सभ्यता का कहाँ तक फैला हुआ था, तो आपका आलमगीरपुर में, जो कि आपका वर्तमान नाम जो इसका है मेरठ है। ये क्वेश्चन आ जाता है, मेरठ का पुराना नाम क्या है, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है आपका यूपी में। किस नदी के किनारे था आपका, तो हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिण की बात करी जाए तो दक्षिण में आपका दैमाबाद, किस नदी, ये कहां पड़ता है आपका, तो महाराष्ट्र, और किस नदी के किनारे था, तो गोदावरी। पश्चिम की बात करी जाए तो पश्चिम में ये सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, तो पश्चिम में ये आपका सुत कांगे डोर कहां पड़ता है आपका, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान। किस नदी के किनारे था, तो दास्क नदी के किनारे था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सिंधु सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, तो आकार की बात करी जाए तो यहां से ये और ये, ठीक है। तो ये किस आकार में फैली हुई है, तो ये त्रिभुजाकार में फैली हुई है, त्रिभुजाकार में आ जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी आपका एग्जाम में कि ये बताओ कि सिंधु सभ्यता के साक्ष्य किस जगह, किस राज्य में नहीं मिल सकते, तो इसके अंतर्गत जितने भी राज्य आएंगे, जैसे अगर बात करी जाए राज्यों की, यहां से बात करी जाए तो ये इधर के राज्यों में, जैसे यहाँ पे 7 सिस्टर हैं, इन 7 सिस्टर में यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। अगर साउथ के राज्यों की बात आ जाए तो साउथ के किसी भी राज्य में इसका साक्ष्य नहीं मिलेगा। ये कहाँ किस आकार में था, सिर्फ यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका यूपी और यहाँ जम्मू कश्मीर, यूपी के बाद में इधर बिहार है, यानी कि बिहार तक में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि यह किस सभ्यता में, किस आकार में थी, त्रिभुजाकार में। इस नगर का मतलब ये जब शुरू में खोजे गए थे तो सबसे पहला खोजा गया नगर आपका हड़प्पा था। हड़प्पा नगर जब खोजा था तो यहाँ से खोजने के बाद में यहाँ से मिलता क्या है, तो इस दौरान खोजने के बाद में यहाँ पर जो पूछा जाता है आपका, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है या समझ में नहीं आया हो कुछ दोबारा, चलो नहीं पूछना तो कोई बात नहीं। अगर इतना समझ में आया हो तो चैट करके बोलिए यस, अगर समझ में आया हो तो यस करके बोल लो कि हाँ समझ में आया है, बोलो, कमेंट करो। चलो फिर इसके आगे देखते हैं हम कि यहां से हड़प्पा से मिला क्या था। तो हड़प्पा से आपका R37 कब्रिस्तान, मोहरे, वृत्ताकार चबूतरा, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, श्रमिकों का आवास, ऐसे तो बहुत सारी चीजें मिली थी। ठीक, तो यहाँ से R37 कब्रिस्तान, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, वृत्ताकार चबूतरा और आपका श्रमिकों का आवास, ओखली, गेहूं के दाने, बहुत सारे यहाँ से आपको मिला। लेकिन आपको सारा कुछ याद नहीं रखना, अगर याद रखना तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए कब्रिस्तान कहाँ से मिला था, R37 तो हड़प्पा से। मोहरे कहाँ सबसे ज्यादा, मोहरे जो मिली थी आपकी हड़प्पा से। वृत्ताकार चबूतरा, एक आता स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी आपको कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था। ठीक है, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। बात आ जाए दूसरे नगर की, दूसरा नगर आपका जो खोजा गया था वो मोहनजोदाड़ो था या मोहनजोदड़ो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने करी थी 1922 ईस्वी में। ये कहाँ पड़ता है, ये आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये पूछ लेता है कि दाएं पड़ता है या बाएं। सिर्फ आपके लिए ये दोनों नगर सबसे ज्यादा मोस्ट हैं, क्योंकि इन दोनों नगरों से छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। बाकी तो 1500 लगभग आप
तो 1700 नगर खोजे जा चुके हैं। 1700 नगर में सब नगरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सबसे पहले खोजे गए हैं और सबसे पहले भी इन 2 नगरों के बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इसकी हर चीज याद रखना, डेट, किसने खोजा, कहाँ है, किस नदी के किनारे और नदी के भी किस हैंड पर है। जैसे मैंने ये आपका बताया, ये रावी नदी के बाएं तट पर है और ये रावी नदी के दाएं यानी कि राइट हैंड पर है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीले का मतलब ये था कि हड़प्पा के जो लोग थे वहां पर कोई मर जाता था तो वो उसको दफनाने का काम करते थे, इसीलिए वहां पर कब्रिस्तान मिला। लेकिन मोहनजोदड़ो के लोग यहाँ पर कोई मर जाता था तो उसको जलाने का काम करते थे, यानी कि दाह संस्कार बोल सकते हो, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ये राखलदास बनर्जी ने 1922 में, ये वर्तमान में कहां पड़ता है आपका, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक है, लरकाना से लेकर ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लरकाना को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। जैसे कि आपका कि लरकाना में एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर इतिहास में अभी आप पढ़ोगे कि जो आपके गुरु नानक थे, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था, और तलवंडी वर्तमान में कहां पड़ती है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के किस जिले में पड़ती है आपका, लरकाना में। तो वहां पर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने मतलब गुरुद्वारे को धो लिया, मतलब घेर लिया था इस तरीके से, तो वो आगे भी बता दूंगा। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो से मिलता क्या है, मोहनजोदड़ो से बात करा जाए तो आपका अन्नागार, स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार यानी कि बृहत स्नानागार कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है, यह क्वेश्चन आता है कि बताइए कि पशुपतिनाथ की मूर्ति पर कुल कितने जानवर थे, मतलब कुल कितने प्रकार के जानवर, दोनों में फर्क है, कुल कितने प्रकार के जानवर थे या कुल कितने जानवर थे। अगर कुल जानवर की बात करी जाए तो 9 थे, अगर कुल प्रकार के जानवर की बात करी जाए तो 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार के कौन से थे, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। ठीक है, अभी कभी भूल भी जाओ, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बताइए पशुपतिनाथ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर था या नहीं था, तो 3 ये दे देंगे आपको, और 3 के बाद में कोई और दूसरा जिसमें सबसे ज्यादा जो रखते हैं घोड़ा रखते हैं। घोड़े के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा था, घोड़ा नहीं था, यहाँ पर भैंसा था, चीता था, गैंडा था, हाथी था। अभी कभी भूल भी जाओ एग्जाम में तो जो पुराना वाला 10 का नोट है उसके पीछे इन्हीं के जानवरों के चित्र अंकित होते हैं, हालांकि एक नहीं होता, बाकी 3 तो यहाँ पर उसके पीछे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति, क्योंकि इनके जो प्रिय देवता थे वो पशुपतिनाथ की मूर्ति, यहाँ पर कांसे की बनी नर्तकी बोलते हैं इसको, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिली थी जो कि किससे बनी थी, कांसे की बनी थी। जब कांसा किससे मिलकर के बनता है, कांसे की बात करी जाए तो आपका तांबा प्लस किससे मिलकर के बनता है, टिन। 80% तांबा तो 20% क्या होता है, टिन। तो कांसा किससे मिलकर के बनता है, तांबा और टिन। तो इसलिए कांसा की मूर्ति मिली थी, इसलिए इस युग को किस नाम से जाना जाता है, कस्यकालीन युग के नाम से जाना जाता है। कस्यकालीन युग, नर्तकी की मूर्ति मिली थी, यहीं पर आपका एक तरीके से सभा भवन मिले थे, पुरोहितों के आवास मिले थे, पारदर्शी वस्त्र मिले थे। ठीक है, शिव की मूर्ति मिली थी, यहां से ये सारे मिले थे। बस ये ध्यान रखना, इन दोनों के बहुत पूछे जाते हैं कि कहां से क्या चीज मिली थी। ठीक है, इसको रफ कर दूं, यस सर, जो लास्ट में मिला था। ठीक है, स्नानागार और अन्नागार कैसे होते हैं। स्नानागार अन्नागार अन्न के गोदामों को कहा जाता है। ठीक है, योगेंद्र आपने पूछा है कि स्नानागार और अन्नागार कैसे होते थे, तो जो आपके अन्नागार थे वो एक तरीके से अन्न के गोदामों को, बड़े बड़े जहां स्टोर करके गोदाम रखे जाते थे उसे अन्नागार कहते थे। स्नानागार की बात करी जाए तो आपका जो स्नानागार था, सबसे बड़ा स्नानागार बृहत स्नानागार था। बृहत स्नानागार आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्नानागार
ये स्नानागार इस प्रकार के थे कि यहाँ चारों तरफ क्या होते थे, इन चारों तरफ इनके कुएं होते थे। इन कुओं में क्या होता था, पानी में अगर ये स्नानागार को कोई एक तरीके से जब कोई त्योहार होता था, इस त्योहार पर इसको भरा जाता था। जैसे कि अगर इनके टाइम में जैसे कोई नई मतलब शादी होने वाली होती थी तो उस टाइम पर इसको भरा जाता था और एक उत्सव के रूप में इसको भर करके इसमें स्नान कराया जाता था। और इसको फिर इसके नीचे ही क्या थे, अंडरग्राउंड नालियाँ थी और फिर इसको खाली कर दिया जाता था। ठीक है, तो एक तरीके से आज के टाइम का जो कुंड होते हैं, जो मंदिर वगैरह के पास में कुंड होते हैं और स्विमिंग पूल, उन दोनों को मिला करके बात करी जाए तो उस टाइम का आपका स्नानागार था। आया समझ में? आया हो तो यस कर दो, या अगर डाउट है तो दोबारा कुछ पूछ लो। योगेंद्र बताइए। थैंक यू सर जी। ओके, ठीक है। यहां पर अगर जब बात करिए योगेंद्र जी ने कि ये थे कैसे, तो इनके नगरों की भी बात करते हैं कि इनके नगर कैसे थे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनके नगर की बात करी जाए तो ये नगर बनाते कैसे थे, क्योंकि इनका जो मुख्य काम था, ये क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य काम क्या था, तो इनका मुख्य काम व्यापार करना और नगरों को बसाना था, जिसे बोलते हैं नगर परियोजना, नगर योजना, यानी कि नगरों को बनाना। तो ये नगरों को व्यापार तो करते थे, व्यापार किसके साथ करते थे, तो मेसोपोटामिया के साथ करते थे, मिस्र के लोगों के साथ करते थे। ठीक है, लेकिन नगरों को कैसे बसाते थे, नगरों को इनका बसाने का तरीका क्या था, नगरों को ये इस तरीके से बसाते थे कि आपका ये एक तरीके से किलाबंदी होती थी। ये पूरा एक तरीके से नगर था और ये सारी की ये क्या हैं, सड़कें हैं, और इनके जो मकान थे वो इस तरीके से बने थे। इनके मकान यहाँ पर खेलने का क्रीड़ा स्थल वगैरह, आपका स्नानागार वगैरह थे। जो इनके दरवाजे होते थे नगरों के, वो सड़कों की ओर ना खुल करके कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। और हर घर में एक कुआं होता था और जो नालियाँ होती थी वो अंडरग्राउंड होती थी। अंडरग्राउंड होने के बाद में वो 90 डिग्री के एंगल पे बनी हुई होती थी और अंडरग्राउंड, ताकि कोई कूड़ा वगैरह ना फंसे। और इसमें हर घर मतलब दरवाजे, मतलब इसमें आने के लिए, इस नगरों में आने के लिए किले में मतलब एक तरीके से द्वार बने हुए थे इस नगरों में, ये नहीं कि हर तरफ से आया जाए। और इनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे और ये सड़कें इस तरीके से बनाते थे कि सड़कों पर कभी इन्हें झाड़ू मारने की जरूरत, साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये सुबह के टाइम पर जब हवा चलती थी ठंडी ठंडी 4 से 5 के बीच में, तो उस हवा के माध्यम से ये सड़कें हमेशा साफ हो जाती थी। ये इतनी अच्छे ढंग से बनाते थे कि आज की टेक्नोलॉजी भी इनके सामने बेकार है। लेकिन इनकी भाषा क्या थी, भाषा, इनकी भाषा, जो इनकी भाषा को एक तरीके से लिपि भी नाम दिया गया है। तो इनकी भाषा पे बात कर ली जाए कि इनकी भाषा थी कैसे। इनकी भाषा यानी कि भाव कैसे थे, इनके मन के भाव को कैसे प्रकट करते थे, तो ये मन के भाव को चित्र बना करके, मतलब के चित्र बना करके प्रकट करते थे। तो इनकी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ये भाव चित्रात्मक थी, यानी कि ये अपने भाव को कैसे प्रकट करते थे, चित्र बना करके। अगर इनको एक पंक्ति लिखनी थी तो ये पहले दाएं से बाएं और लिखते थे, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरीके से लिखते थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। बात आ जाए उस लिपि का नाम क्या है, ठीक है, तो इस लिपि का नाम, इस लिपि का नाम आपको सुनकर क्या अजीब सा लगेगा, जिसने पढ़ रखा होगा वो तो सही है, पर ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा आपका। इनकी लिपि का नाम गौमुत्री लिपि के नाम से जाना जाता था। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? भाव चित्रात्मक तो सुना होगा, गौमूत्र लिपि किसने नाम सुना है? नहीं सुना। दूसरा नाम आ जाता है, ये देखो लिपि कैसे है, आपको एक आकार में दिख रही है ना, सांप के आकार में, तो इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं इसको। और इसके भी बहुत सारे नाम हैं,
नो सर, मोहम्मद कह रहे हैं नो सर, इसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि गौमूत्र लिपि, सर्पलाका लिपि ये आपको छोटी बुकों में नहीं मिलेगा। अगर आप इसको एनसीईआरटी बेस पर अच्छे से पढ़ेंगे तो इन लिपियों का नाम आपको सुनने में मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार आपने अगर कोई गांव में रहता होगा तो उसमें जैसे गौ होते हैं, मूत्र करती है, तो वो जैसे आगे मूत्र करते समय आगे की ओर चलती है, तो इसलिए इसे इसके आधार पर एक बेस माना गया है कि ये गौमूत्री लिपि थी या सर्पलाकार लिपि थी। ठीक है, और इन लिपियों में अगर मूल अंक, मूल चिन्हों की बात, जैसे आप कहते हैं ना कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं कि आपके, उसी प्रकार इसमें जो मूल अक्षर थे वो 64 थे। ठीक है, और इनके चित्र की बात करी जाए, जो ये चित्र अंकित करते थे वो आपके 250 से लेकर 400 चित्र थे। इसी वजह से इन चित्रों का आज तक पता नहीं लग पाया, और इस पता नहीं लग पाया तो ये क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक के बाद में कभी कभी अपठित आ जाता है, क्योंकि आज तक ये लिपि किसी ने नहीं पढ़, कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। अगर ये लिपि कोई पढ़ लेता तो जो इनका मुख्य व्यवसाय नगरों को बसाना था, तो आज के जो नगर होते तो इनके आधार पर बने होते, क्योंकि आपको पता है ये नगर कितने अच्छे तरीके से बनाते थे कि ना ही कोई कूड़ा फंसता था और ना ही कभी झाड़ू वगैरह, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से था। तो यहाँ पे इन नगरों को, मतलब लिपियों को कोई नहीं पढ़ पाया। अगर बात करी जाए पढ़ने की तो सबसे पहले आपका इसको बैडन, ये नाम याद रखना, बैडन नाम के एक महोदय थे। ठीक है, बैडन महोदय ने इन्हें सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश करी इनकी इस लिपि को, लेकिन वो पढ़ने में सक्षम नहीं रहे थे। ठीक है, बात आ जाए भारत में किस इतिहासकार ने या किसने पढ़ने के लिए इसको मतलब जिज्ञासा भरी कि मैं पढ़कर देखूं, तो वो आपका नाम आता है नटवर झा। भारत में नटवर झा ने पढ़ने की कोशिश करी थी और वो नहीं पढ़ पाए, और पूरे विश्व में जब सबसे पहले बैडन नाम के एक महोदय थे, उन्होंने इसको अच्छे से पढ़ा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद में इसको आगे बताया। बताइए, इतना सबके समझ में आया? सबके समझ में आया? दोबारा कुछ, इतना सब कुछ समझ में आया? कोई किसी का कोई डाउट है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सैफाली, यस सर, बहुत अच्छे से आया। योगेंद्र, ओके सर जी। ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो वो आपका हैंड रेस करके भी पूछ सकता है, या आपने कुछ ऐसा पढ़ा हो जो आपके समझ में, मतलब पहले से आपको याद हो, मैं ना बता पाया हूं, वो भी बता देना। ठीक है, फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना और आपको वो क्वेश्चन बताना जो आपको किसी भी यूट्यूब पर ना मिले। ठीक है, किसी बुक में ना मिले, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। ठीक है, जिसको मतलब क्वेश्चन वो टफ होता है जो आपको नहीं आता, जो आता है वो आपके लिए क्या टफ है। अब तक ये आपका गौमूत्री लिपि आपने नहीं पढ़ रखी तो आपके लिए, अब एग्जाम में आता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन आप पढ़ रखी तो आपके लिए आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो टफ होता है जो आपको नहीं आता। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से बैडन नाम के ये नोट कर लेना, बैडन ने पढ़ा था, और भारत में कौन थे आपके? नटवर झा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ये बताइए कि किसने पढ़ने की कोशिश करी थी, तो नटवर झा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने। सैफाली बोल रहे हैं नो सर, जो नहीं पढ़ा वो भी बता रहे हो आप। हाँ, आप हमसे जुड़े रहिए सैफाली जी, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इतने इंटरेस्टिंग कहानियां बताऊंगा इतिहास में जो आपने कहीं ना पढ़ रखी होंगी और ना ही अच्छे से कहीं सुन रखी होंगी। ठीक है, सिर्फ आप ये काम करें, आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा कल से 11:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक की क्लास है, जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। उसके साथ में आपको एक ऑफर भी है, बैच के साथ साथ एक ऑफर है। हालांकि क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको 7 दिन का एक ट्रायल क्लास मिलेगा। आप अपने दोस्तों को, अपने जितने भी फ्रेंड वगैरह सबको बताएं कि 7 दिन का ट्रायल क्लास मिलेगा। इसको आपको कोई पे चार्ज नहीं करना। आपका मन है, आपको लगे कि हाँ आपके लेवल का यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों को सबको बताना कि ज्वाइन करें, वरना कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। इसलिए आपके लिए 7 दिन का ये ट्रायल है। ठीक है, किसी की फ्रेंड हैंड रेस थी, बताइए, दोबारा करिए, किसी की हैंड रेस है तो। रेनू, देखते हैं रेनू जी क्या बोल रही हैं। हैंड रेस करा है इन्होंने, बताइए रेनू जी।
रेनू जी बताइए। रिपीट कर लीजिए। रिपीट करना है, बताइए किस चीज को रिपीट करना है। रेनू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बताइए किस चीज को रिपीट करना है। आप मैसेज भी कर सकते हैं। पूरा पेज, पूरा पेज रिपीट करवाना है आपको। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप शुरू से क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या आपने? नो सर। तो एक काम करना, जब ये हम पढ़ा करके हट जाएं तो लास्ट टाइम में ये अपलोड हो जाएगी आपके ऐप पर, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है? और आपका डाउट हो तो फिर आप जैसे कल क्लास हो तो उसमें पूछ सकते हैं इसके लिए, ठीक है? इसकी रिकॉर्डेड क्लास देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे दोबारा कल पूछ सकते हो। ये आपको और ऐप पर नहीं मिलेगा, मतलब और संस्थान वाले नहीं देंगे, लेकिन हम आपको सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे कोचिंग के ही बच्चे हैं, ठीक है? इसलिए हम आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हम आपको 10 बार बताएंगे, आज नहीं कल पूछ लेना, ठीक है? और रिकॉर्डेड क्लास देख लेना इसको, ठीक है? अभी का कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, ठीक, ठीक है। और बताइए किसी को कोई क्वेश्चन? अभी किसी ने मैसेज करा था, विशाल, क्या करा है? क्लियर है सर। अच्छा, सब क्लियर है। तो बात आ जाता है यहाँ पे नेटवर्क जहां के लिए। जब ये सिंधु सभ्यता थी तो सबसे पहले नगर मैंने आपको बताया हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, उसके बाद में मैंने आपको जैसे नाम लिख रखे हैं, हड़प्पा के बाद में मोहनजोदाड़ो खोजा गया था, चूहनदड़ो। इसमें सिर्फ आपको नदी का नाम याद रखना है और इसका नाम याद रखना है खोजकर्ता का, ठीक है? कालीबंगन को आपको नदी का नाम भी याद रखना है और ये वर्तमान में कहां पर है ये भी याद रखना है, क्योंकि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ जो होता है सिंधी भाषा में से काली चूड़िया कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कि काली चूड़िया या लिपस्टिक या मेकअप का सामान या जुते हुए खेत या आपका घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले थे? तो ये आपका कालीबंगन से मिले थे। ये ध्यान रखना, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बताइए काली चूड़िया कहां से मिली थी, कभी कभी ये आ जाता है लिपस्टिक कहां से, मेकअप का सामान कालीबंगन से, एक आ जाता है जुते हुए खेत कहां से मिले थे? कालीबंगन से, ठीक है? एक क्वेश्चन और है आपका, घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले थे? तो कालीबंगन से मिले थे। हालांकि घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन अस्थि पंजर मिले थे कहां से? कालीबंगन से मिले थे। तो कालीबंगन वाला आपका बहुत ज्यादा मोस्ट है, ठीक है? यहां से रंगपुर और लोथल, केतन सर की हैंड रेस आई है जी सर, बताइए। सर सुन पा रहे हैं? बताइए। चलो, विशाल की हैंड रेस आई है, देखते हैं ये क्या 3 बार कर चुका है, एक बार भी नहीं करा। अब देखते हैं क्या पूछते हैं ये। विशाल जी बताइए। विशाल बताइए। चलो दोबारा कर लेना अगर कुछ पूछना हो तो, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है रंगपुर और लोथल से। हालांकि इनकी खोज, इनकी नदी भी बहुत पूछी जाती है कि रंगपुर आपका कहां पर है? मादर नदी। मादर नदी कहां पड़ती है आपका? गुजरात। गुजरात में किस जगह? जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, काठियावाड़ जिले में, ठीक है? यहां पर रंगनाथ राव और ये दोनों नगर किसने खोजे हैं? रंगपुर और लोथल रंगनाथ राव ने खोजे हैं। इसलिए यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए चावल के दाने, कभी चावल के दाने आ जाता है, कभी कहीं पर धान आता है, कहीं पर धान की भूसी आती है, ठीक है? ये कहां से मिले थे आपका? रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले थे। रंगपुर आपका मादर नदी के किनारे था और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे था, ठीक है? इसका नदी बहुत पूछी जाती है और इसके खोज करता है, क्योंकि इन दोनों ने किस नगर को खोजा था? रंगपुर और लोथल से। और एक नगर ये रोपड़ बहुत पूछा जाता है कि ये बताइए कि रोपड़ कहां, किस नदी के किनारे है? तो आपका सतलज नदी के किनारे। कहां पड़ता है? पंजाब में रोपड़ जिला, इसका नाम पंजाब में रोपड़ जिला है। और यहां पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए
कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर मालिक के मरने के बाद में उसके साथ में कुत्ते को दफनाया जाता था। तो कुत्ते को रोपड़ में, अगर उसका मालिक मर जाता था तो उसके साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा या साक्ष्य मिले थे यहां से, ठीक है। और ये जो सिंधु सभ्यता है ये खोजा मतलब इसकी खोज तो हालांकि 2021 से हो रही है, मतलब 100 साल होने वाले हैं, अगले साल 20 चल रहा है, 21 आने वाला है 2021, तो 100 साल हो गए। तो 100 साल में निरंतर इसकी खोज होती जा रही है, नए से नए नगर मिलते जा रहे हैं। अगर बात करी जाए तो सबसे पहले जब ये नगर खोजा गया था तो इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। लेकिन अब इसकी बात करी जाए तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये क्षेत्र फैल चुका है, ठीक है। और ये निरंतर इसमें नगर खोजे जा चुके हैं। नगर कहाँ मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी नगर हैं उसी के बीच में मिल रहे हैं, जो त्रिभुजाकार है उसी के अंतर्गत मिल रहे हैं सारे के सारे नगर, ठीक है। पहले जो माना जाता था कि विश्व में, मतलब ये बताओ सिंधु सभ्यता में सबसे पुराना नगर कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता में सबसे पुराना नगर आपका माना जाता था मोहनजोदाड़ो को। लेकिन अभी 2014 में एक नया नगर मिला है जिसका नाम है आपका भिरडांडा एक नगर है जो 2014 में मिला है। तो वर्तमान में जो सबसे पुराना नगर है आपका भिरडांडा है। इस 2014 से पहले कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, अब आपका भिरडांडा हो गया है, ठीक है। और जो सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी माने जाते हैं यहाँ पर आकर के, मतलब इस सभ्यता को चलाने वाले जो मुख्य निवासी माने जाते हैं, वो जो प्रजातियां थी वो भूमध्य सागरीय, द्रविड़, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना कि भिरडांडा सबसे पुराना नगर है, ये खोजा सबसे पुराना नगर। इससे पहले मोहनजोदड़ो था, ये करंट का भी एक तरीके से क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला भिरडांडा, क्योंकि अभी ये लूसेंट वगैरह में भी नहीं आया। तो इसके जो मुख्य प्रजातियां थी आपकी भूमध्य सागरीय, द्रविड़, अल्पाइन और आपका प्रोटो ऑस्ट्राइड। ये वाले दोनों नहीं पूछे जाते, लेकिन ये दोनों बहुत है एग्जाम में। ये बताइए सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, कहाँ के थे, तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय प्रजाति के ये आपके लोग थे, ठीक है। यहां से ये सभ्यता थी किस प्रकार की, इस सभ्यता में क्या हुआ, स्त्रियों के यानी कि जो मिट्टी के बने पकी हुई मिट्टी को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पकी हुई मिट्टी को किस नाम से जानते थे, तो टेराकोटा। सिंधु सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा के नाम से जानते थे। और यहाँ पर जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली, सबसे ज्यादा मूर्तियां स्त्रियों की मिली, तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता को मैंने पहले भी बता दिया है इसका नाम कि किस नाम से, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कस्यकालीन युग, नगर परियोजना सभ्यता और सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर यह सभ्यता थी कैसी, तो यह सभ्यता आपकी मात्र